नमस्कार, देश प्रदेश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर। बड़ी खबरों में आज हम आपको बताएंगे 18 करोड़ के घोटाले में कैसे फंसे हरियाणा के 4 जेई। बताएंगे केजरीवाल को टॉयलेट चोर कहने पर क्यों बढ़ा विवाद। बताएंगे हरियाणा के युवक की शादी होते ही किसने लूटी डोली। बात करेंगे हरियाणा में नए वायरस को लेकर स्वास्थ्य मंत्री के बड़े बयान की। बताएंगे सीएम के खिलाफ सोशल मीडिया पर ऐसा क्या लिख दिया कि करवानी पड़ी एफआईआर दर्ज। बात करेंगे सरकार की किस नई योजना से 1 करोड़ लोगों को होगा फायदा। बताएंगे हरियाणा में मौसम विभाग ने क्यों किया अलर्ट जारी। किसान नेता डल्लेवाल की हालत हुई नाजुक। बताएंगे किसानों ने क्या किया है बड़ा ऐलान। बताएंगे दिल्ली चुनाव से ठीक पहले किसके बीच जारी है जंग। बताएंगे विदेश भेजने के नाम पर कहां हुई 1 करोड़ की ठगी। महाकुंभ को लेकर नायब सीएम सैनी ने क्या किया है बड़ा ऐलान। बताएंगे केंद्र सरकार के फैसले से चंडीगढ़ में क्यों गरमाई राजनीति। बताएंगे फेरी लगाने वाला रातों रात कैसे बना लखपति। बताएंगे लोहारू मामले में क्या आया है नया मोड़। बताएंगे प्रियंका गांधी ने बीजेपी नेता के बयान को क्यों बताया बेहुदा। बताएंगे एक देश एक चुनाव के लिए पहली मीटिंग में क्या लिया बड़ा फैसला। वहीं बताएंगे दिल्ली चुनाव में कांग्रेस बीजेपी व आम आदमी पार्टी का क्या रहा है इतिहास। अब देखिए खबरें विस्तार से। बड़ी खबरों में आइए बात करते हैं हरियाणा में 18 करोड़ के घोटाले में कैसे फंसे 4 जेई। जी हां, हरियाणा के कैथल जिले में 18 करोड़ रुपए के मनरेगा घोटाले का मामला सामने आया है। यहां अधिकारियों ने मिलीभगत कर कार्यों की गुणवत्ता की अनदेखी की और कुछ कार्य केवल कागजों में ही दिखाए गए। इसके अलावा मजदूरों की फर्जी गिनती दिखाकर फंड का गबन किया है। इस मामले में प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 3 मनरेगा मेट्स को सस्पेंड कर दिया। वहीं 4 जूनियर इंजीनियर यानी कि जेई के कार्यों में गड़बड़ियां पाई गई हैं। इन पर भी कार्रवाई की तैयारी है। सांसद नवीन जिंदल की अध्यक्षता में हुई दिशा की मीटिंग में यह मुद्दा उठा था। इसके बाद सांसद ने कार्रवाई के आदेश दिए थे। आइए बात करते हैं केजरीवाल को किसने कहा टॉयलेट चोर। जी हां, दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच पोस्टर वार तेज हो गया है। भाजपा ने केजरीवाल से जुड़े 4 पोस्टर शेयर किए। इसमें उन्होंने पूर्व सीएम को गोविंदा की फिल्म राजा बब्बू के रूप में दिखाया। वहीं दूसरे पोस्टर में केजरीवाल की तस्वीर के साथ टॉयलेट सीट की फोटो शेयर की और लिखा टॉयलेट चोर। वहीं अन्य पोस्टर में भाजपा ने आप संयोजक को दुलकर सलमान की फिल्म लक्की भास्कर के पोस्टर के रूप में दिखाया। दोनों पार्टियों के बीच पोस्टर वार की शुरुआत 31 दिसंबर को हुई थी। पिछले 9 दिनों में भाजपा ने 20 पोस्टर तो आम आदमी पार्टी ने 8 पोस्टर और एडिटेड वीडियो शेयर किए हैं। बता दें कि जैसे जैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव का समय नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। आइए बात करते हैं दुल्हन लेकर लौट रही बारात को ही लूट लिया। जी हां, हरियाणा में हिसार के युवक को बिहार की युवती से शादी करना भारी पड़ गया। परदेशी दुल्हन के चक्कर में वह ठगी का शिकार हो गया। युवक शादी के बाद दुल्हन को लेकर जैसे ही बिहार के त्रिवेणगंज से चला तो सुनसान रास्ते में दुल्हन के परिजनों ने युवक और उसके घर वालों को घेर लिया। उन्होंने पिस्तौल दिखाकर 30,000 रुपए और मोबाइल फोन भी छीन लिया। इस मामले में बिहार के जदिया पुलिस थाने में केस दर्ज करवाया गया है। हम आपको बता दें कि महिला युवक को पसंद आ गई थी और लड़की के कपड़ों और गहनों के लिए उन्होंने 91,000 रुपए भी दे दिए थे। इसके अलावा भी बहुत सारा पैसा और भी खर्च किया था। आइए बात करते हैं नए वायरस की। जी हां, कोरोना जैसे वायरस HMPV को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने हरियाणा में अलर्ट जारी कर दिया है। विभाग ने प्रदेश के सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में RT-PCR लैब में पूरा स्टाफ रखने के निर्देश जारी किए हैं। विभाग की तरफ से सभी जिलों के चीफ मेडिकल ऑफिसर यानी कि CMO को कहा गया कि HMPV लक्षण वाले मरीजों के चेकअप अस्पताल के फ्लू वार्ड में ही किए जाएं। सभी स्वास्थ्य केंद्रों में संक्रमण से जुड़े मामलों के लिए आइसोलेशन वार्ड और फ्लू वार्ड बनाए जाएंगे। सरकार के निर्देश के बाद सभी अस्पतालों में निगरानी बढ़ा दी गई है। आइए बात करते हैं सीएम के खिलाफ लिखने पर FIR दर्ज की। जी हां, सोशल मीडिया पर सीएम सुखविंदर सुक्खू पर आपत्तिजनक टिप्पणी करनी एक यूजर को महंगी पड़ गई। हिमाचल पुलिस ने उसके खिलाफ केस दर्ज करा दिया है जिसमें IT एक्ट के तहत सोशल मीडिया के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है।
पुलिस का कहना है कि इस सोशल मीडिया पोस्ट में अर्धनग्न होकर नाचते टूरिस्टों की फोटो के साथ सीएम की फोटो जोड़कर आपत्तिजनक शब्द लिखे गए। वहीं एक भाजपा कार्यकर्ता पर भी एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें कांग्रेस को आतंकवादी मुस्लिम संगठन बताया गया है। प्रदेश में सरकार चला रही कांग्रेस का कहना है कि सोशल मीडिया के जरिए सीएम सुक्खू और सरकार चला रही पार्टी की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। शिमला के एसपी संजीव गांधी ने केस दर्ज होने की पुष्टि की है। आइए बात करते हैं सरकार की किस योजना से होगा 1 करोड़ लोगों को लाभ। जी हां, हरियाणा के गांव हाई स्पीड इंटरनेट से जुड़ेंगे। हरियाणा सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड के साथ मिलकर पंचायतों में सरकारी संस्थानों को फ्री फाइबर टू द होम यानी कि FTTH इंटरनेट कनेक्शन देने की योजना शुरू कर दी है। सरकार की इस योजना से गांव के सरकारी संस्थानों की चंडीगढ़ या मुख्यालय से फाइलों की ऑनलाइन मूवमेंट में तेजी आएगी। साथ ही किसानों को भी इसका सीधा लाभ होगा। वे गांव में बैठकर ही क्षतिपूर्ति पोर्टल के जरिए अपनी फसलों के मुआवजे के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। सरकार के इस फैसले से 1 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ होगा, क्योंकि हरियाणा में गांव में करीब 39% आबादी रहती है। उन्हें शहर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राज्य की अभी 2.73 करोड़ की आबादी है। आइए बात करते हैं मौसम विभाग की। जी हां, हरियाणा में 11-12 जनवरी को बारिश होगी। इसके बावजूद अभी ठंड से राहत नहीं मिलेगी। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर मदन खिचड़ ने यह अनुमान जताया है। उन्होंने कहा कि 10 जनवरी की रात से मौसम में बदलाव होगा। मौसम विभाग ने प्रदेश में 10 जनवरी तक 3 दिन ठंड के डबल अटैक का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 7 जिलों में घने कोहरे के साथ कोल्ड वेव चलेगी। इनमें कुरुक्षेत्र, अंबाला, कैथल, करनाल, जींद, पानीपत और सोनीपत शामिल है। आइए बात करते हैं किसान नेता से जुड़ी खबर की। जी हां, फसलों पर MSP समेत 13 मांगों के लिए 45 दिन से हरियाणा पंजाब की खनौरी बॉर्डर पर अमन अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की हालत नाजुक होती जा रही है। वह किसी के साथ बात भी नहीं कर पा रहे हैं। पूर्व DIG नरेंद्र भार्गव और SP पटियाला नानक सिंह ने बताया कि डल्लेवाल ने मेडिकल ट्रीटमेंट लेने से मना किया है। प्रशासन उन्हें मनाने की कोशिश कर रहा है। किसान नेता अभिमन्यु कुहाड़ ने कहा कि यदि डल्लेवाल के साथ कुछ अनहोनी हो गई तो शायद उसके बाद जो स्थिति पैदा होगी उसे केंद्र सरकार संभाल नहीं पाएगी। इसलिए समय रहते केंद्र सरकार को किसानों के मुद्दे को हल करना चाहिए। उधर किसान नेताओं ने तय किया है कि 13 जनवरी को लोहड़ी पर कृषि मार्केटिंग पॉलिसी का ड्राफ्ट जलाया जाएगा। 26 जनवरी को पूरे देश में ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। आइए बात करते हैं दिल्ली में छिड़ी जंग की। जी हां, विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली CM आवास को शीश महल कहने पर भाजपा और आम आदमी पार्टी आमने सामने आ गई। इसे लेकर दोनों पार्टियों ने प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज मीडिया को लेकर CM हाउस पहुंचे। कहा, वो कहते थे मुख्यमंत्री आवास में सोने का टॉयलेट है, स्विमिंग पूल है, मिनी बार है, तो हम आप लोगों को लेकर आए हैं। पुलिस ने दोनों नेताओं को CM हाउस के अंदर जाने से रोक दिया। इसके बाद दोनों सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बन रहे नए प्रधानमंत्री आवास की ओर निकले। हालांकि पुलिस ने उन्हें बीच रास्ते से ही वापस भेज दिया। संजय सिंह ने PM आवास को 2700 करोड़ का राजमहल बताया है। इसके बाद दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली की CM आतिशी के बंगले पर पहुंचे। उन्होंने कहा, आतिशी को मथुरा रोड का बंगला आवंटित किया गया है। वो रहती कालकाजी में है। उनके पास 2-2 बंगले हैं। बंगले वाली देवी को और कितने बंगले चाहिए। भाजपा के बाद कांग्रेस भी शीश महल विवाद में कूद पड़ी। कांग्रेस नेता गुरदीप सिंह सप्पल ने कहा, कांग्रेस पार्टी ने 55 साल तक शासन किया है और गांधी परिवार के 3 सदस्य प्रधानमंत्री रहे। गांधी परिवार ने देश के लिए अपना आनंद भवन दान कर दिया। मनमोहन सिंह PM बने तो उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी की गाड़ी नहीं बदली, 10 साल उसी से चले थे। आइए बात करते हैं विदेश भेजने के नाम पर 1 करोड़ रुपए की ठगी की। जी हां, करनाल में विदेश भेजने का झांसा देकर 1 करोड़ 35 हजार रुपए की ठगी किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने 70 दिन पहले शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन अब जाकर FIR दर्ज हुई है। पीड़ित ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने मिलकर सुनियोजित तरीके से उसके रिश्तेदारों को विदेश भेजने के नाम पर फर्जी दस्तावेजों का सहारा लिया। SP से शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। आइए बात करते हैं महाकुंभ से जुड़ी हरियाणा के CM की खबर। जी हां, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित हो रहे महाकुंभ को लेकर हरियाणा में सुगबुगाहट शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री नायब सैनी भी महाकुंभ में जाने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने खुद इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि वह महाकुंभ में जरूर जाएंगे। इतना ही नहीं, हरियाणा से जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए सरकार की ओर से विशेष व्यवस्था की गई है।
देश भर से करोड़ों श्रद्धालु वहां जाएंगे। हरियाणा से भी जाने वाले लोगों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंदर कल्याण को भी महाकुंभ का निमंत्रण मिला है। यह निमंत्रण उन्हें यूपी विधानसभा के अध्यक्ष की ओर से भेजा गया है। आइए बात करते हैं चंडीगढ़ में छिड़ी जंग की। जी हां, केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ में 40 साल बाद बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया है। अब प्रशासन सलाहकार का पद खत्म कर दिया गया है। इसके साथ ही मुख्य सचिव का पद सृजित किया गया है। वहीं चंडीगढ़ में 2 IAS अधिकारियों के पद बढ़ाए गए हैं। अब अधिकारियों की संख्या 11 हो गई है। हालांकि इस मामले में राजनीति गर्मा गई है। पंजाब में आम आदमी पार्टी और श्रोमणी अकाली दल ने इस पर आपत्ति जताई है। उनका तर्क है कि यह फैसला पंजाब के अधिकारों पर डाका डालने जैसा है। इस बात को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। चंडीगढ़ बनने के बाद यहां चीफ कमिश्नर का पद हुआ करता था, लेकिन 3 जून 1984 को इस बात को बदल दिया गया। आइए बात करते हैं फेरी लगाने वाला कैसे बना रातों रात लखपति। जी हां, हरियाणा के सिरसा में साइकिल पर कपड़ों की फेरी लगाने वाला एक व्यक्ति लखपति बन गया। उसकी 10 लाख रुपए की लॉटरी लगी है। सुबह लॉटरी टिकट विक्रेता ने उसे इसकी जानकारी दी तो उसके परिवार में खुशी का ठिकाना न रहा। परिवार ने मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। सिरसा के गांव जासानिया निवासी ईश्वर की 10 लाख रुपए की लॉटरी लगी है। रात 8 बजे लॉटरी का ड्रा निकला तो लॉटरी एजेंट विनोद कुमार ने ईश्वर को फोन करके इसकी बधाई दी। 10 लाख रुपए का दूसरा इनाम लगने की खुशी में ईश्वर व उसका परिवार सारी रात सो नहीं पाया। आइए बात करते हैं लोहारू मामले की। जी हां, हरियाणा में भिवानी जिले के गांव फाटिया भीमा की छात्रा दीक्षा मामला हाई प्रोफाइल बन गया है। इस मामले को लेकर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री किशन बेदी, हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा रेणु भाटिया, हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर रविंदर बलियाला, भीम आर्मी के प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट संतलाल, अंबेडकर नेशनल अलायंस फॉर दलित ह्यूमन राइट्स के संयोजक रजत कलसन सहित अनेक समाजसेवी और अधिकारी व राजनेता खुलकर सामने आ चुके हैं। इसी मामले को लेकर अब सर्वजातीय शोरण खाप 84 की एक पंचायत सिघानी में 12 जनवरी को सिघानी के खेल स्टेडियम में आयोजित होने वाली है। बता दें कि इस मामले में कथित रूप से स्थानीय कांग्रेस विधायक और सिंघानी गांव के शारदा महिला महाविद्यालय के नाम पर राजनीति करने के आरोप लगे हैं। इस मामले को लेकर खाप 84 के प्रधान करमवीर फटिया द्वारा सिंघानी गांव में सर्वजातीय शोरण खाप 84 की पंचायत सिंघानी में आयोजित करने के लिए सिंघानी के प्रमुख लोगों के बीच प्रस्ताव रखा गया है। आइए बात करते हैं प्रियंका गांधी ने बीजेपी नेता के बयान को क्यों बताया बेहुदा। जी हां, भाजपा नेता रमेश बिधूड़ी के बयान पर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता ने बेहुदा बयान दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें इस तरह की फिजूल की बातों पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। दिल्ली चुनाव होने वाले हैं, इसलिए अहम मुद्दों की बात होनी चाहिए। दरअसल बिधूड़ी ने प्रियंका गांधी पर आपत्तिजनक कमेंट किया था। उन्होंने कहा था कि जैसे ओखला और संगम विहार की सड़कें बना दी है, वैसे ही कालकाजी में सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसी बना दूंगा। दिल्ली में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और लगातार तमाम नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। एक देश एक चुनाव के लिए संसद में पेश हुए 129वें संविधान संशोधन बिल पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की पहली बैठक हुई। मीटिंग में शामिल सांसदों को कानून मंत्रालय ने 18,000 पन्नों की रिपोर्ट दे दी। मीटिंग के बाद भाजपा सांसद संबित पात्रा, आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह सहित कई सांसद यह रिपोर्ट सूटकेस में ले जाते दिखाई दिए। बैठक में कानून मंत्रालय के अधिकारियों ने प्रस्तावित कानूनों के प्रावधानों पर प्रेजेंटेशन दी। भाजपा ने बिल का समर्थन करते हुए कहा कि यह देश हित में है। वहीं कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने इसे संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ और लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताया। जेपीसी को बजट सत्र के पहले हफ्ते के आखिरी दिन तक अपनी रिपोर्ट संसद में पेश करनी होगी। आइए बात करते हैं दिल्ली चुनाव से जुड़े आंकड़ों की। जी हां, चुनाव आयोग ने 7 जनवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव का ऐलान कर दिया था। सभी 70 विधानसभा सीटों पर 5 फरवरी को सिंगल फेज में वोटिंग होगी। नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। चुनाव के ऐलान के साथ ही दिल्ली में आचार संहिता भी लागू हो गई। यह चुनाव प्रक्रिया पूरी होने यानी 10 फरवरी तक करीब 35 दिन लागू रहेगी। 2020 के चुनाव से इसकी तुलना करें तो यह 4 दिन कम है। तब चुनाव की घोषणा 6 जनवरी को हुई थी और प्रक्रिया पूरी होने यानी 13 फरवरी तक करीब 39 दिन लागू रही थी। पिछले विधानसभा चुनाव 2020 से अब तक 5 साल में करीब 8 लाख मतदाता बढ़ गए हैं। पिछली बार मतदाताओं की संख्या करीब 1.47 करोड़ थी। इसमें
79.86 लाख पुरुष, 67.30 लाख महिलाएं और 1176 थर्ड जेंडर मतदाता थे, जबकि इस बार चुनाव में 1,55,00,000 लाख मतदाता हैं। इनमें 83.49 लाख पुरुष, 71.74 लाख महिला और 1261 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। 2012 की गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर को आम आदमी पार्टी की नींव रखी गई। इसके ठीक 1 साल 1 महीने और 2 दिन बाद 4 दिसंबर 2013 को दिल्ली चुनाव के लिए वोटिंग हुई। जब 8 दिसंबर को नतीजे आए तो आम आदमी पार्टी को 29.49% वोट के साथ 28 सीटों पर जीत मिली थी। पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को उनकी नई दिल्ली सीट पर करीब 26,000 वोटों से हराया था। केजरीवाल को 53.8% वोट मिले थे, जबकि 3 बार से मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को सिर्फ 22.4% वोट मिले। दिसंबर 2013 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन बहुमत से 5 सीट पीछे रह गई। भाजपा ने 33.07% वोट हासिल करके 31 सीटें जीती। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाई, लेकिन 2 महीने भी न चल सकी। करीब साल भर राष्ट्रपति शासन रहा। 2015 में चुनाव हुए तो भाजपा का वोट शेयर 0.88% घटकर 32.19% रह गया। सिर्फ इतने से ही पार्टी ने 28 सीटें गंवा दी। 2013 की तुलना में 2020 के चुनाव में भाजपा का वोट शेयर 5.44% बढ़कर 38.51% हो गया। फिर भी पार्टी सिर्फ 5 सीटें ही बढ़ाकर 8 सीटें ही जीत सकी। वहीं 1998 से 2013 तक लगातार 3 विधानसभा चुनाव जीतने वाली कांग्रेस 2015 के चुनाव में खाता तक नहीं खोल पाई। पार्टी को सिर्फ 9.65% वोट मिले। वहीं 2013 के चुनाव में कांग्रेस ने 24.55% वोट के साथ 8 सीटें जीती थी। दिल्ली में पार्टी की दुर्गति यही नहीं रुकी। 2020 में वोट गिरकर 4.26% रह गया। इन तमाम खबरों को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिंदास हरियाणा।